नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएसआई में स्वागत है। हम लोग जो एक स्पेशल सीरीज चला रहे हैं जिसमें 69 बीपीएससी पीटी के पेपर का एनालिसिस करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार सवाल जो है वो किस सोर्स से पूछे जाते हैं। जैसे मैंने साइंस का, ज्योग्राफी का आज ये वीडियो होगा, इससे पहले साइंस का, पॉलिटी का, हिस्ट्री का 3 वीडियो तो मैं अपलोड कर चुका हूँ। आज ज्योग्राफी का होगा, इसके पश्चात हम लोग इकोनॉमिक्स और करेंट अफेयर के सवाल का भी देख लेंगे। देखिए, आज जो हम लोग करेंगे एक एक सवाल का मैं दिखाऊंगा। जैसे सवाल है विक्टोरिया झील के बारे में पूछा गया था, ये डायरेक्ट यही चीज़ उठाकर ही पूछ लिया गया था। लाइन बाय लाइन आपको मैं दिखाऊंगा, लाइन बाय लाइन मैच करता है। अंत में आपको एक ब्रह्म ज्ञान भी दूंगा। ब्रह्म ज्ञान क्या है कि ये पल्सर निक्षेप के बारे में, यही घाना वाला लाइन ही है। ये जो घाना अफ्रीका लिखा हुआ है ये लाइन ही है, मैं आपको दिखाऊँगा। और अंत में ब्रह्म ज्ञान ये दूंगा, क्या दूंगा ज़रा बताइए। देखिए घाना तट लिखा हुआ है ना, ये सवाल पूछा गया था। क्या बताऊंगा अंत में? अंत में ये चीज़ बताऊंगा कि सोर्स और किताब, इन सब चीज़ों से ज़्यादा ये मायने रखता है कि आपने सिलेबस को पूरा पढ़ा है कि नहीं। मैंने जब शुरू किया इस सीरीज़ को तो देखा देखी में कई सारे चैनलों ने शुरू किया। सही चीज़ है, पढ़ाएं अपना, अच्छी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं मुझे उससे। एक चीज़ कोई नहीं बता रहा है। पिछली बार अगर इस बुक से या इस चैप्टर से पूछा गया है, अगली बार पूछा जाएगा, इसकी कतई गारंटी नहीं होती, बल्कि चांस कम हो जाता है। क्योंकि बीपीएससी नए क्वेश्चंस फ्रेम कर रही है तो पूरी कोशिश करती है कि पिछले साल जिस टॉपिक से पूछा गया है उस टॉपिक से इस बार नहीं पूछा जाए। 68 बीपीएससी का पेपर उठाकर देखिए, 69 का पेपर उठाकर देखिए। बिहार स्पेशल के अलावा आपको सारे सवाल चेंज मिलेंगे। इसलिए मैं आपको सोर्स बता रहा हूँ, सवाल के पैटर्न को समझने के लिए सोर्स बता रहा हूँ, ना कि इसलिए बता रहा हूँ कि आप जाकर उसी चैप्टर को पढ़ ले जहाँ जहाँ सवाल आया हुआ है, उस चैप्टर को छोड़ दे जहाँ से अभी तक नहीं पूछा है। ये गलती मत कीजिएगा। क्या करना है? सिलेबस का पीछा करना है, सिलेबस को पूरा पढ़ना है। सिलेबस क्या है? फिजिकल ज्योग्राफी और भारत का भूगोल दोनों से बराबर बराबर मात्रा में सवाल पूछे गए हैं। फिजिकल ज्योग्राफी का थोड़ा सा बोलबाला था पिछली बार, अगली बार हो सकता है भारत के ज्योग्राफी का भी बोलबाला रहे। इसलिए ध्यानपूर्वक सोर्स को देखिएगा, एक एक चीज़ को हम लोग पढ़ते चलेंगे। और एक चीज़ है, अगर आपको आंसर राइटिंग के लिए ग्रुप वगैरह ज्वाइन करना हो तो मुझे बताइएगा। निबंध लेखन के लिए भी अलग ग्रुप चलता है। आंसर राइटिंग का ज्वाइन करेंगे तो इसमें निबंध भी है, लेकिन कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल निबंध लिखना चाहते हैं, उनके लिए अलग से है। पीटी टेस्ट भी लगभग में एंड होने वाला है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। पहले के सभी टेस्ट, वीडियोज़ और उनके एक्सप्लेनेशन सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से मुझे मैसेज कीजिएगा, आपको मैं ऐड कर दूंगा। 70 71 सभी की मैं बात कर रहा हूं। एक एक सवाल को देखेंगे। पहले सवाल कितने आए हुए, तो पिछली बार बीपीएससी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। यानी कि रिकॉर्ड क्या तोड़ा? पिछली बार बीपीएससी ने भूगोल से 24 सवाल डाले थे। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 24 क्वेश्चन आए हुए थे ज्योग्राफी से। इसलिए पेपर आपको कठिन लग रहा था। ज्योग्राफी और साइंस मिलाकर कितने सवाल हो गए? साइंस के 33 सवाल मिला दीजिए, ज्योग्राफी के 24, और करीब में 15 सवाल इकोनॉमिक्स के। कितने हो गए? तो लगभग में 72 क्वेश्चन बन रहे, 72 बन रहे हैं ना। 5 3 8 4 12 को 2 2 1 3 3 6 1 7, 72 क्वेश्चंस जो हैं वो मात्र इन 3 से आए हुए थे, ज्योग्राफी, साइंस और इकोनॉमिक्स। इसीलिए पेपर मिल ही नहीं रहा था किसको हल किया जाए। आधा पेपर तो इन्हीं लोगों ने पूरा घेर के रखा हुआ था, तो इसलिए थोड़ा सा कठिन लग रहा था पिछली बार का पेपर। अब देखिए ज़रा ध्यान से एक चीज़ को समझिएगा। ज्योग्राफी की सोर्स की भी हम लोग बातचीत अंत में करेंगे, लेकिन पहले सवालों को देखिए और सवाल के प्रकृति को समझिए। प्रकृति का मतलब है स्टेटमेंट बेस्ड और उसके साथ में वन लाइनर वाले दोनों तरीके के सवाल पूछे गए थे। उससे भी पहले एक सवाल का मैं हल बता दूं, दिमाग से निकल गया इसलिए शुरू में नहीं बोला कि बीपीएससी पीटी कब होगा, पीटी कब होगा। बहुत मैसेज आ रहे हैं हद से ज़्यादा। देखिए सच बात तो ये है कि बीपीएससी चेयरमैन को भी नहीं पता है कि बीपीएससी का पीटी कब होगा। बहुत चांस है कि सितंबर में नोटिफिकेशन आए आपका और उसके बाद एग्ज़ाम हो। बहुत कम चांस है कि अभी नोटिफिकेशन आए और आपका एग्ज़ाम हो जाए समय पर। समय पर तो अब हो ही नहीं सकता है। 30 सितंबर को एग्ज़ामिनेशन पॉसिबल ही नहीं है, ये चीज़ क्लियर है। 30 सितंबर को एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। आगे जाएगा, 10 दिन जाए, 15 दिन जाए कम से कम, या ज़्यादा से ज़्यादा तो फिर 1 डेढ़ महीने का भी हो सकता है गैप। तो उसी हिसाब से पढ़िएगा। पीटी मेंस दोनों को साथ में लेकर पढ़िएगा।
ये बोलना पड़ता है हर वीडियो में, क्योंकि हर वीडियो के बाद ये सवाल आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। देखिए पहला सवाल जो है, लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है। ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और एक रेफरेंस बुक में भी दिया हुआ है। ज्योग्राफी के लिए रेफरेंस बुक मैं इसलिए आपको सजेस्ट करूँगा क्योंकि ज्योग्राफी के लिए रेफरेंस बुक भी पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आपने जीवन में कभी भी ज्योग्राफी नहीं पढ़ा है तो 6 से 11th तक का ज्योग्राफी कम से कम पढ़ लीजिएगा। एनसीईआरटी अगर आपने जीवन में कभी ज्योग्राफी नहीं पढ़ा है तो एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। 6 से 10 तक का ही पढ़ लीजिएगा, 11th का भी रेफरेंस बुक से पढ़ लीजिएगा। ये बुक मैं आपको लाइन बाय लाइन दिखाऊंगा, बिल्कुल लाइन दिखाऊंगा, यही लाइन दिखाऊंगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका आंसर था समुद्र तल का फैलाव होता है, नया लगातार नई परतों को जोड़ने वाली प्रक्रिया समुद्र तल में देखी जाती है। ये सबसे आसान सवाल था। भूपटल के टुकड़े मेंटल की गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते। ये कहने की कोशिश कर रहा है कि क्रस्ट जो होता है वो मेंटल के ऊपर में तैरता रहता है। पृथ्वी का आंतरिक संरचना बनाइए, ऊपर का क्रस्ट जो है मेंटल के ऊपर में तैरता रहता है। ये कौन सा सिद्धांत है? तो इसको प्लेट टेक्टोनिक कहा जाता है। प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत कहा जाता है। डी इसका उत्तर हो जाएगा। ये भी आपका 11th की ज्योग्राफी चैप्टर्स 3rd है या 2nd है, जिसमें आपको महाद्वीपीय और महासागरीय प्रवाह दिखेगा। वहीं से ये सवाल पूछा गया है। प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत, वेगनर का सिद्धांत भी आप वहाँ पर पढ़ते हैं। वेगनर के सिद्धांत से 2 सवाल पूछा गया है। प्लेट टेक्टोनिक चैप्टर से 2 सवाल पूछा गया है। 11th की ज्योग्राफी से 6 सवाल पूछे गए हैं। डायरेक्ट लाइन बाय लाइन मिलाऊंगा मैं अभी आपको। तो 11th की ज्योग्राफी का बोलबाला रहा थोड़ा सा, लेकिन 6th की ज्योग्राफी से 2 सवाल पूछा गया है। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा से 2 सवाल पूछे गए हैं और सीधा सा सवाल पूछा गया है। तो ये आपको कहाँ पर मिल जाएगा? तो ये आपको 11th की ज्योग्राफी मिल जाएगा। ये भी आपको 11th की ज्योग्राफी में ही मिलता है। 11th की ज्योग्राफी चैप्टर 4 है शायद, सागरीय प्रवाह। 45 नंबर पेज है, आई थिंक सो 45 है, 44 है, वहाँ पर आपको ये दिख जाएगा। मैं अभी दिखाऊँगा आपको। ये जो है भूपटल के टुकड़े मेंटल गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते, प्लेट टेक्टोनिक, ये भी है। ये करंट अफेयर सवाल था, इसको मैंने साइंस में भी हल करवा दिया था। इसका उत्तर ए है। जो कैसनी है ये किसके लिए था? ये शनि ग्रह के लिए था। जूनो बृहस्पति ग्रह के लिए है। आर्टेमिस जो था ये किसके लिए था? मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल तक का। और वेरिटास जो था ये शुक्र ग्रह से था। ये करंट अफेयर से सवाल पूछा गया है आपसे। ये करंट अफेयर का सवाल है आपका। अगला सवाल है ब्रह्मांड पल्सर क्या है? ये मैं आपको डायरेक्ट दिखाऊंगा। ये एनसीईआरटी में भी है और रेफरेंस बुक में भी है। ये क्या है? तो घूमते न्यूट्रॉन तारे होते हैं। इसका उत्तर सी हो जाएगा। इसका उत्तर सी हो जाएगा। मैं अभी आपको इसको दिखाऊंगा। अगला था ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? तो इस सवाल में थोड़ा सा है कि अगर आप अक्षांश रेखा 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ जो होता है, ये रेखा नहीं होती है, ये बिंदु होते हैं, ये पॉइंट होता है, ये रेखा नहीं होती है। तो इसका उत्तर 169 दिया हुआ है, 179 दिया हुआ है बीपीएससी ने। इसका उत्तर ए दिया हुआ। ये भी एनसीईआरटी 6th क्लास के एनसीईआरटी अक्षांश और देशांतर जो चैप्टर है वहीं से पूछा गया है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी। अक्षांश और देशांतर नामक चैप्टर से पूछा गया है। अगला सवाल है कोसी मैदान के मध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसका उत्तर बीपीएससी ने माना है 30 मीटर। गूगल करेंगे तो आपको 300 मीटर दिखाएगा। वैसे 30 मीटर ही बीपीएससी ने माना है और बीपीएससी का ही आंसर सही है, क्योंकि कोसी के मैदान की ऊंचाई नीची है, मतलब नीचा है, कम से कम है उसकी ऊंचाई। इसी कारण से इस मैदान में बाढ़ ज़्यादा देखी जाती है। कोसी के मैदान की ऊंचाई कम है, 30 मीटर ही माना है बीपीएससी ने। इसका उत्तर ए दिया है। गूगल आप करेंगे तो आपको सबसे ऊपर 300 मीटर दिखाई देगा, जो कि सही नहीं है। अब अगला सवाल देखिए और जरा इसको तर्क से हल करते हैं। तर्क से का मतलब बिना आए हुए, हमें कुछ नहीं पता, हमें बस पहाड़ पठार के बारे में थोड़ा सा नॉलेज है। अक्षांश देशांतर के बारे में बस इतना पता है कि कहाँ से अक्षांश गुजरती है, कहाँ से देशांतर गुजरती है, बस इतना पता है हमें। फैक्ट हमें याद नहीं। अब इसको हल करते हैं। आप मुझे बताइए मालवा कहाँ पर स्थित है भारत में? मालवा यहाँ पर है। भारत की प्रधान समय रेखा कहाँ से गुजरती है? तो मिर्ज़ापुर से गुजरती है, यहाँ से गुजरती है। 1 मिनट, ये गलत हो गया, यहाँ से गुजरती है, ठीक है, ये ऐसे गुजरती है। बुंदेलखंड कहाँ पर है? मालवा के बाद बुंदेलखंड का श्रेणी आता है, ये मिर्ज़ापुर है। और मिर्ज़ापुर के पास ही बघेलखंड का रेंज उसको कहा जाता है। तो बघेलखंड का रेंज है, इसी पर कर्क रेखा और भारत की प्रधान समय रेखा मिलती है। एलिमिनेशन निकालते
तो आसानी से इसका हल निकल कर आ जाता। बघेलखंड की सैनी जो है उस पर ये मिलेंगी, क्योंकि मालवा का पठार बहुत दूर है यहाँ से। बुंदेलखंड भी काफ़ी दूर है, रांची से रांची बोल रहा हूँ, मिर्ज़ापुर से, बनारस से काफ़ी दूर पड़ता है झांसी का इलाका। तो झांसी हो गया बुंदेलखंड का इलाका, वहीं पर है बुंदेलखंड का पठार वगैरह, तो काफ़ी दूर हो गया है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर सी हो जाएगा। उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगता है? तो उत्तराखंड का अल्मोड़ा जिला नहीं लगता है। ये करंट अफेयर से पूछा गया था। क्यों पूछा गया था? ये दोनों सवाल मैपिंग से है। करंट में चर्चा में था, उत्तराखंड में पिछले साल में भारी तबाही आई थी, वहाँ पर तबाही आई थी बाढ़ के कारण से। और वहाँ पर आपने देखा था कि एक हादसा भी हुआ था चमोली में, शायद चमोली में एक डैम बनाते समय फ्लैश फ्लड के कारण से हादसा भी हुआ था। इन दो कारणों से उत्तराखंड चर्चा में था। और उत्तराखंड की सीमा से जुड़ा हुआ सवाल एक मैपिंग से आपसे पूछा गया है। मैपिंग से विक्टोरिया झील भी पूछा गया है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। अल नीनो की धारा कहाँ पर प्रभावित होती है? तो ये पिछले 1.5 साल से टॉपिक चर्चा में है। अल नीनो, ला नीना, ये बहुत ही आसान सवाल प्रशांत महासागर में होती है। और ये आपको सागरीय धाराएं जो चैप्टर है एनसीईआरटी में, वहीं से सवाल पूछा गया है। अगला सवाल है सतह क्षेत्रफल के हिसाब से, मैं सबके स्रोत भी अभी दिखाऊंगा आपको अलग से, चिंता मत कीजिए। सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कौन सा कथन गलत है, ये आपसे पूछा गया है। अगला है कि अफ्रीका के महान झीलों में से एक है। तो दूसरा तो गारंटेड सही होगा, अफ्रीका की बड़ी झीलों में से एक है, दूसरा तो गारंटेड सही होगा, दूसरा गारंटेड सही होगा। और पहला गारंटेड गलत होगा। सतह के क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी, नहीं, मीठे पानी की झील में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है। अगर खारे पानी को हम लोग जोड़ लेंगे, कैस्पियन सागर को हम लोग जोड़ लेंगे, तब जाके दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी झील होगी। कैस्पियन सागर, फिर लेक सुपीरियर, उसके पश्चात से विक्टोरिया लेक का नाम आ जाएगा। तो यानी कि पहला तो गारंटेड गलत होगा और दूसरा तो गारंटेड सही होगा। यानी कि इसमें से अगर एलिमिनेट करेंगे, दूसरा तो पहला तो गलत होना ही चाहिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। चौथा हमने पढ़ा भी नहीं है। विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नील नदी है, जो युगांडा के जिंजा के पास झील से बाहर निकलती है। इसका उत्तर 1 और 3 हो जाएगा। तंजानिया, युगांडा, रवांडा, केनिया, 4 देशों से नहीं 3 देशों से इसकी सीमा लगती है। रवांडा से इसकी सीमा नहीं लगती। अभी मैपिंग भी आपको मैं दिखाऊंगा। हीट वेव का सवाल है अगला, ये मैंने न्यूज़पेपर डिस्कशन में करवाया था और ये करंट अफेयर से सवाल है, क्योंकि एनसीईआरटी में जनरली आपको नहीं मिलता है। ये करंट अफेयर का सवाल है। क्या है? यदि किसी मैदानी इलाके में 30 डिग्री टेम्परेचर, एक बार ज़रा सोचिए कि आपके मैदानी इलाके में हम लोग रहते हैं, मैदानी इलाकों में 30 डिग्री टेम्परेचर को हीट वेव माना जाता है कि? एक बार सोचते तो ज़रा एग्जाम में, होता है नहीं सोच पाते हम लोग। यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान 40 डिग्री, पहाड़ का 40 डिग्री, मैदान का 30 डिग्री, मैदान में न 40 होना चाहिए, कम से कम 40 तो जाए तब तो हीट वेव हो। 30 डिग्री को तो सुहावना मौसम कह दिया जाता है ना। इसका अगर आप उल्टा कर देंगे, दोनों को उल्टा कर देंगे, यानी कि मैदान में 40 डिग्री और पहाड़ में 30 डिग्री, तो वो हीट वेव कहलाता है। इसलिए इसका दोनों कथन गलत है। न्यूज़पेपर डिस्कशन का मैंने करवाया था, यही लाइन ही करवाया था हीट वेव का। और जिस दिन करवाया था कुछ मासूम बच्चों ने कमेंट किया था, अभी तक मुझे याद है कि क्या करवा रहे हो, ये सब पूछता थोड़ी ना एग्ज़ाम में। खैर चलिए, बाद उन्होंने सॉरी नहीं बोला था। क्रिस्टोफर कोलंबस, जैक कार्टियर, सर फ्रांसिस ड्रेक, फर्डिनेंड मैगलन, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम, इटली और फ्रांस। यानी कि कोलंबस जो था, क्रिस्टोफर कोलंबस, ये इटली मूल का था, इतावली मूल का कहा जाता है। जैक कार्टियस जो कार्टियर था, ये फ्रांसीसी मूल का था, बी का 4 हो जाएगा। सर फ्रांसिस ड्रेक यूनाइटेड किंगडम के थे। ये पीवाईक्यू का सवाल है, हिस्ट्री पीवाईक्यू का सवाल है। और फर्डिनेंड मैगलन जो था, ये पुर्तगाली यात्री था। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये कठिन सवाल था ज्योग्राफी में, अगर इसको माने तो। वैसे तो हिस्ट्री का सवाल मुझे लग रहा है, लेकिन ज्योग्राफी में अगर मानेंगे तो ये सबसे कठिन सवाल था इसका। अगला सवाल पर चलते हैं। यूएई के रियासती राज्यों के नाम बताने। आपको लगता है कि कोई याद करेगा यूएई के राज्यों के नाम? भारत के राज्यों के नाम तो यहाँ बच्चे याद नहीं कर पाते, यूएई के राज्यों के नाम कहाँ से याद करेंगे? तो बिल्कुल नहीं याद करना है, इसका ट्रिक से आंसर निकालते हैं। देखिए ज़रा ध्यानपूर्वक क्या है इसमें ट्रिक। अगर आप एग्ज़ाम में सही से देख पाएंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। कुवैत जो है एक देश है, तो दुबई यूएई से इसका कोई लेना देना नहीं होगा।
यहाँ पर देखिए क्या है, बहरीन एक देश है, इसलिए इसकी ये भी आंसर नहीं हो सकता, कुवैत और बहरीन नहीं हो सकते। यहाँ पर देखिए क्या है, तो रियाद लिखा हुआ, ये भी सऊदी अरब में है, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी इसका उत्तर हो जाएगा। यानी कि कुवैत कहीं से भी यूएई का राज्य नहीं हो सकता है, कुवैत बहरीन एक अलग देश है, ये भी यूएई के राज्य नहीं हो सकते हैं, और रियाद तो सऊदी अरब में है, ये भी यूएई का राज्य नहीं हो सकता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी। ये सारे के सारे यूएई के राज्य हैं, हमें नहीं पता कि क्या है कि नहीं है, लेकिन एलिमिनेशन करके तो यही आंसर आ रहा है, इसलिए इसी को आंसर हम लोग मानेंगे। इसका उत्तर 114 का बी हो जाएगा। सुवर्णरेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है, तो नगरी गांव के पास से निकलती है। ये पीवाईक्यू से सवाल पूछा गया था, एनसीईआरटी में ये फैक्ट नहीं मिलता है आपको कहीं पर भी। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य बिहार में है, ये पूछा गया है आपसे, बिहार में है ये पूछा गया है। एलिमिनेट कीजिए जरा कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये यूपी में है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी में है। और भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य तो गारंटेड बिहार में है, भीम बांध और वाल्मीकि तो गारंटेड ही बिहार में है, भीम बांध और वाल्मीकि गारंटेड ही बिहार में होंगे, तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। वैसे सबसे आसान सवाल था, इसको तो सभी ने सही किया होगा। अगले सवाल पर चलते हैं। गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में सवाल पूछा गया है। गंगा नदी के डॉल्फिन को IUCN के रेड लिस्ट में लुप्त प्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है, कथन सही है ये पूछा गया है। इसमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं होती जिसे प्रभावी रूप से अंधा बना देता है, बिल्कुल सही। ये अंधी होती है ये मछली, डॉल्फिन जो होती है, और इसलिए चलते समय सूसू की आवाज़ निकालती है। सांस लेने के लिए बार बार सतह पर आना पड़ता है इसको, जिसके कारण से सुभेद्य हो जाती है, शिकारियों के द्वारा आसानी से इसको निशाना बनाया जाता है। तो बिल्कुल सही है, यह इको लोकेशन का, आँख से अंधी है तो निश्चित तौर पर आवाज़ के सुन के चलती होगी, इको लोकेशन उसी कहा जाता है, का उपयोग करके आगे बढ़ती और शिकार करती। इको लोकेशन का मतलब है साउंड का उपयोग करती है ये चीज़ों की पहचान करने के लिए, सही रास्तों की पहचान करने के लिए। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आँख से अंधी है तो साउंड से ही पहचान करेगी। इसका उत्तर उपयुक्त सभी था। इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दिया गया है, बिल्कुल सही है, सारे के सारे यहाँ पर सही थे। इसका उत्तर डी हो जाएगा, इसका उत्तर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, गंडक नदी का दूसरा नाम क्या? इसका उत्तर हो जाएगा नारायणी नाम है। ये बिहार स्पेशल से सवाल पूछा है, ये एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलता है। बिहार के निम्नलिखित किस जिले में सोना पाया जाता है? बीपीएससी पीवाईक्यू अगर आप करके गए हैं तो ये दोनों सवाल मिलता है बीपीएससी पीवाईक्यू में। जमुई जिला इसका आंसर हो जाएगा। त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्न से किस नदी पर किया गया था? तो गंडक नदी पर किया गया है। ये भी बीपीएससी पीवाईक्यू का सवाल है। ये आपको एनसीईआरटी में भी मिलता है। एनसीईआरटी में जहाँ पर महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत पढ़ते हैं, प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत पढ़ते हैं आप, वहाँ पर फिर किसका पढ़ते हैं, वेगनर के सिद्धांत को पढ़ते हैं, तो वहीं पर ये चीज़ आपको मिलता है। जहाँ पर वेगनर के सिद्धांत का हम लोग खंडन करते हैं ना, वहाँ पर हमें ये चीज़ मिलता है कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि महाद्वीपों का विभाजन हुआ है। पहले ये सभी महाद्वीप एक ही हुआ करते थे। तो उसमें हम ये बताते हैं, घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर जमाव जो पाए जाते हैं, ब्राज़ील में सोने की सिराएँ पाई जाती हैं। घाना अफ्रीका का पश्चिमी तट हो गया और ब्राज़ील अब दक्षिण अमेरिका का पूर्वी तट हो गया। दोनों तट कभी आपस में मिले हुए थे, ये इसका सबसे शानदार प्रमाण होता है। किसी समय ये महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एकजुट थे। बिल्कुल सही, कारण भी सही है, कथन भी सही है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणालियों को उनके विवरण के साथ मिलान कीजिए और उनके मिलान करके आंसर निकालिए। इस सवाल को लोग बीपीएससी का सबसे कठिन सवाल मान रहे थे 122 नंबर को, लेकिन अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो सबसे आसान सवाल था ये एलिमिनेट करने लायक। क्या है इसमें एलिमिनेट करने लायक, क्या है इसमें एलिमिनेट करने लायक? एक बार अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एलिमिनेट कर ले जाएंगे। आप मुझे एक चीज़ मात्र बताइए, बिहार में विंध्यन क्रम की चट्टानें कहाँ पर पाई जाती हैं? मैं आप ही के सामने हल कर रहा हूँ, कोई मैं इस तरह से चीटिंग नहीं करवा रहा हूँ आपको। ये बिहार है, विंध्यन क्रम की चट्टानें ऐसे पाई जाती हैं। ये बिहार में रोहतास के पास में, रोहतास कैमूर ये जो जिला है, यहाँ तक विंध्यन की चट्टानों का विस्तार है, मुख्य रूप से रोहतास। ये पता था आपको? चूना पत्थर रोहतास में पाया जाता है, ये भी पता था आपको? दो चीज, क्योंकि चूना पत्थर पर ही तो वहाँ पर सीमेंट वगैरह के उद्योग लगे थे रोहतास में। दो चीज आपको पता है, विंध्यन चट्टान प्रणाली, चूना पत्थर, बी का 4 होना चाहिए।
विंध्यन चट्टान प्रणाली रोहतास में पाया जाता है। रोहतास में चूना पत्थर के कारण से उद्योग स्थापित हुए हैं। आपको लग रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, यही वो लॉजिक था जिसके आधार पर एक आप एलिमिनेट करते ना ध्यानपूर्वक देखकर, तो आप आसानी से कर ले जाते। विंध्यन चट्टान की प्रणाली जो होती, इनमें चूना पत्थर पाया जाता है, तभी वो चूना पत्थर सीमेंट उद्योग के लिए सबसे प्रमुख जो होता है वो रॉ मटेरियल होता है। आसान से इसको सॉल्व कर लिया हमने, बेहद आसान तरीके से, यानी कि बी का 4 होना चाहिए। और किसका क्या होगा हमें नहीं पता, बी का तो गारंटेड 4 होना चाहिए, और एक में ही है बी का 4 आंसर, वो है ऑप्शन बी में बी का 4 दिया हुआ है। हल हो गया। हम तो बाकी 3 को पढ़ भी नहीं रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है क्या नहीं। हमने बस एक चीज़ देखा कि भाई विंध्यन क्रम की चट्टानें बिहार के रोहतास से पाई जाती है और चूना पत्थर भी रोहतास से पाया जाता है। दोनों कॉमन फैक्टर हमें मिल गए, हमने मैच कर दिया, इसका उत्तर आसानी से निकाल लिया। हमें नहीं पता कि तृतीयक चट्टान प्रणाली, धारावार चट्टान प्रणाली कहाँ है। यकीन मानिएगा इसी प्रकार से हल किया जाता है एग्जामिनेशन में कठिन सवालों को। इसलिए ध्यानपूर्वक देखिए, आप भी इस ट्रिक को अपनाइएगा, ध्यान से कंसंट्रेट करके सॉल्व कीजिएगा, आसानी से निकाल ले जाएंगे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा, ये पिछली बार भी 68 में ही पूछा गया था, 69 में भी पूछा गया, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में है। इतना सारा ज्ञान दिया हुआ मन्नार की खाड़ी के बारे में, ये आपको एनसीईआरटी किस में मिलेगा, ज्योग्राफी में क्या, नहीं, ये आपको बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता साइंस के एनसीईआरटी मिलेगा आपको, साइंस के एनसीईआरटी में ये चीज़ मिलेगा आपको। अगला सवाल दिया हुआ है किससे, तो अक्षांश और देशांतर रेखा से दिया हुआ है। 90 डिग्री पूर्वी अक्षांश पर स्थित भूटान, और क्या दिया हुआ है कि ग्रीन बीच पर दोपहर 12 बजने का समय होगा। तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीन बीच पर दोपहर के 12 बज रहे होंगे। तो दोपहर का 12 यहाँ पर बज रहा है, तो भूटान में समय आपसे पूछा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि भूटान वहाँ से आगे होगा, तो यानी कि शाम के 6 बज रहे होंगे। क्यों? क्योंकि 6 घंटे का अंतर हो जाएगा, लगभग 90 डिग्री का अंतर है, तो 6 घंटे का अंतर हो जाएगा, 6 घंटे का अंतर हो जाएगा। 15 डिग्री पर 1 घंटे का अंतर होता है, 15 डिग्री पर 1 घंटे का अंतर होता है, तो 15 छक्के 90, 6 घंटे का अंतर हो जाएगा। और 6 बजे सुबह होगा कि 6 बजे शाम होगा, तो भाई आगे हैं हम, आगे का मतलब है वहाँ से आगे होंगे। अगर वहाँ दोपहर है तो यहाँ शाम हो चुकी होगी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 6 PM। कई सारे लोगों ने 6 AM मारा होगा, मैं इसकी गारंटी ले सकता हूँ, कई सारे लोगों ने 6 AM मारा होगा। निम्न से कौन सा कथन सही है, पेट्रोलियम भंडार अरावली पहाड़ियों में पाए जाते हैं। अरावली में तो कहीं पर जीवाश्म के निक्षेप नहीं है, तो वहाँ पर नहीं पाया जा सकता है। कौन सा कथन सही है, धारावार चट्टान संरचना में प्राकृतिक गैस पाए जाते हैं, नहीं, धारावार प्राकृतिक गैस बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। अभ्रक कोडरमा में पाए जाते, ये तो कन्फर्म सही होगा, बिहार स्पेशल में है, झारखंड में है ये जगह। कडप्पा श्रृंखला हीरों के लिए प्रसिद्ध है। कडप्पा तो मेटेलिक चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, मेटेलिक में हीरे तो वहाँ पर पाए जाते हैं जहाँ कोयला पाया जाता है, इसलिए ये भी इसका उत्तर नहीं हो सकता, इसलिए इसका उत्तर सी हो जाएगा। वैसे भी कोडरमा अभ्रक तो पढ़ा होगा आपने, बीपीएससी बिहार स्पेशल ज्योग्राफी में इसको पढ़ते हैं। अब एक एक आंसर के स्रोत को देखते जाते हैं। देखिए रेफरेंस बुक है, नाम बता दूंगा मैं बाद में। विक्टोरिया झील, डायरेक्टो यहीं से कॉपी पेस्ट मिलेगा आपको, कॉपी पेस्ट जैसा ही दिख रहा होगा कि भाई केनिया, युगांडा, तंजानिया नाम लिखा हुआ है, यहाँ से कौन कौन सी नदियाँ निकली है सब कुछ यहाँ पर नाम लिखा हुआ डिटेल में, और इसको आसानी से हल किया जा सकता था। विक्टोरिया झील का हो गया ये। अगला है आपका जीवाश्म, जो अभी मैंने दिखाया घाना वाला निक्षेप, जिसके बारे में मैंने आपको क्या बताया कि ये अलग अलग जो सिद्धांत हैं महाद्वीपीय विस्थापन का, उसके तर्क में पक्ष में तर्क दिए जाते हैं। उन्हीं तर्कों में से एक में था कि भाई सोना का निक्षेप दोनों तट पे पाए जाते हैं, अफ्रीका के तट पर भी और दक्षिण अमेरिका के तट पर भी, डिट्टो वही दिखेगा। यहाँ पर आपको 179 अक्षांश रेखाएं दिख रही हैं, यही उत्तर भी दिया है बीपीएससी ने, 179 अक्षांश रेखाएं। वैसे तो 181 होना चाहिए, लेकिन -2 कर देते हैं। -2 क्यों करते हैं, क्योंकि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों पर जो अंतिम रेखा है वो रेखा नहीं है, वो दरअसल पॉइंट है। 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ जो है ये रेखा नहीं है, ये पॉइंट है, ये बिंदु है, मात्र एक बिंदु है, इसको रेखा नहीं मान सकते, इसलिए इसका 181 -2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 179। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस बुक में लिखा हुआ है, डिट्टो आंसर वही लिखा हुआ है। अगला सवाल है आपका, अगला जो था वो सवाल के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, सागर नितल प्रसरण सिद्धांत, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। यही सवाल मैंने आपको बताया कि ये पूछा गया है कि भाई निरंतर जिसके तल में विस्तार होता है तो वो कौन सा सिद्धांत है, तो सागर नितल प्रसरण का सिद्धांत है। डिट्टो यहीं से कॉपी पेस्ट किया गया है।
महाद्वीपीय और महासागरीय संचलन का सिद्धांत, इसी चैप्टर में से 2 सवाल आपसे दिखा दिया मैंने, 2 सवाल, दरअसल 3 सवाल है। प्लेट टेक्टोनिक सवाल भी इसी चैप्टर से है, 25 नंबर चैप्टर, दृष्टि IAS की ज्योग्राफी की किताब है, क्विक ज्योग्राफी। अब प्लीज़ इसका दाम और कौन सी बुक का कलर है ये सब मत पूछिएगा। क्विक ज्योग्राफी दृष्टि IAS की बुक आती है, इसको खरीद सकते हैं आप। अगर आपके पास महेश बर्नवाल होगा तो उसमें भी होगा ये। अगला सवाल देखिए क्या है, न्यूट्रॉन तौरा, पल्सर के बारे में सवाल आया हुआ था ना, पल्सर के बारे में अभी ऊपर करवाया है हल। पल्सर के बारे में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, डिटो लाइन बाय लाइन दिया हुआ है। पल्सर के बारे में सेम टू सेम यही चीज़ उठाकर पूछ लिया गया है वहाँ पर पल्सर के बारे में। अगर आप NCERT में लेंगे तो NCERT में भी ये सब के सब चीज़ें मिल जाती हैं आपको। ये 11th की ज्योग्राफी का जो इंडेक्स है उसका फ़ोटो मैंने लिया हुआ है, सारी चीज़ें यहाँ पर भी मौजूद हैं। फिजिकल ज्योग्राफी के लिए शानदार किताब है, लेकिन किताब अपडेटेड होना चाहिए, भले वो ज्योग्राफी का हो, इकोनॉमिक्स का हो, पॉलिटी का हो, इसलिए आप अपडेटेड किताब को ही पढ़िए। अक्षांश देशांतर ये क्लास 6 का है, इसमें से 2 सवाल अभी मैंने आपको दिखाए हैं ऊपर। 15 डिग्री अंतराल पर 1 घंटे का बदलाव, तो 90 डिग्री अंतराल पर 6 घंटे का बदलाव, 15 छक्के 90। और ये सवाल और 179 रेखाएं हैं, ये सवाल दोनों यहीं से पूछा गया था। ये देखिए अक्षांश देशांतर वाला यहीं पर कैलकुलेशन दिया हुआ है, 15 डिग्री पर कितने का अंतर, तो 1 घंटे का। पर पैरेलल और लैटिट्यूड यहाँ पर दिया हुआ है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं 179 लिखा हुआ है, NCERT में भी 179 लिखा हुआ है। अब ज़रा आ जाते हैं कि क्या स्रोत को फॉलो करें, नहीं, किसी भी एक बुक को फॉलो कीजिए, मेरी बात मानिएगा। बाकी लोग जैसा मैं आपको नहीं बोलूँगा कि जहाँ जहाँ से पूछा है वही उसी को पढ़िए। कोई भी एक बुक पढ़िए, NCERT पढ़िए, अपडेटेड ले सकते हैं, या तो कोई एक रेफरेंस बुक जैसे दृष्टि IAS का जो आता है ना क्विक ज्योग्राफी, ये कंप्लीट बुक मानी जाती है। अगर आप महेश बर्नवाल पढ़ रहे हैं तो कंप्लीट बुक होती है, उसी को पढ़िए, लेकिन पढ़िए बार बार। अगर आपने NCERT पढ़ा है 6 से लेकर 11th तक तो उसी को पढ़िए, लेकिन पढ़िए बार। ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट से सवाल पूछे जाते हैं। दूसरा चीज़, किन किन चैप्टर को पढ़ें, तो भाई मैं साइंस में मैंने चैप्टर गेस किया आपके लिए, हिस्ट्री में भी किया, और ज्योग्राफी में मैं चैप्टर गेस नहीं करूँगा। मैं आपको ये चीज़ बोलूँगा कि जिसको भी पढ़िए कंप्लीट पढ़िए। फिजिकल ज्योग्राफी और जो भारत का ज्योग्राफी है, इन दोनों से सवाल अच्छे खासे पूछे जाते हैं। बिहार स्पेशल जब भी पढ़ें ज्योग्राफी का तो उसमें खान और खनिज वगैरह जो हैं इसको ध्यान से पढ़ें, और बिहार के चट्टानों को ध्यान से पढ़ें। सवाल गारंटेड होता है, यहाँ से एक सवाल की गारंटी होती ही है, हर साल पूछा जाता है। बाकी ज्योग्राफी में मैं गेस कभी नहीं करूँगा। स्रोत मैंने बता दिए आपको। प्रैक्टिस के लिए सबसे शानदार किताब है घटना चक्र का MCQ और PYQ BPSC स्पेशल या UPSC PYQ जो होते हैं उसको जी भर के लगा लीजिए, UPSC BPSC PYQ और घटना चक्र MCQ। और प्रैक्टिस के लिए ये 3 बुक बता दिया मैंने आपको, और किताब मैंने 2 ही बताई है, NCERT पढ़िए या दृष्टि की बुक पढ़िए, जो आपको सुटेबल लगे वो पढ़िए। रेफरेंस बुक के रूप में मैं दृष्टि का नाम लेता हूँ, महेश बर्नवाल भी कई सारे लोग पढ़ते हैं, पढ़िए। उस बुक में भी ये सारे लाइन बाय लाइन मिलेंगे यार आपको, ऐसा कतई नहीं है। बुक को दोष मत दीजिए, अपने को दोष देना शुरू कीजिए कि मैंने नहीं पढ़ा था इसलिए मेरा गलत हुआ, उसके बाद आपका सही होना शुरू हो जाएगा। इस 24 में से 20 सवाल आप आसानी से हल कर सकते थे, 20 से 21 सवाल, क्योंकि सवालों का स्तर मध्यम स्तर के ही थे, आसान थे। 2 ही सवाल मात्र कठिन थे पूरे पेपर में, ज्योग्राफी का मैं कह रहा हूँ। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। स्रोत बता दिया है, कहाँ से पूछा ये भी आपको आइडिया लग गया। सवाल का पैटर्न क्या था, पैटर्न था कॉन्सेप्ट और फैक्ट। नदियों के गांव के नाम पूछ लिए, स्वर्णरेखा नदी किस गांव के पास से निकलती है, किसी ने नहीं पढ़ा होगा। PYQ में कहीं पर दिख जाए तो दिख जाए, नहीं तो किसी ने नहीं पढ़ा होगा वो। तो इसलिए सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मांड के निर्माण से सवाल पूछा हुआ है, पल्सर तारा पूछा हुआ है ना, आप तो उसको स्किप करते होंगे, उसको भी स्किप मत कीजिए, खूब अच्छे से पढ़िए। और अगला वीडियो जो होगा वो करंट अफेयर या इकोनॉमिक्स का होगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।